नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में वो कौन से प्रमुख युद्ध थे जिन्होंने राजनीति को, समाज को एक अलग दिशा दी? ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आर्य जो कहा जाता मध्य एशिया से आए, जन में आए। जन माने ग्रुप्स थे। उन जनों में आपस में झगड़ा हुआ तो उसी क्रम में हमारा पहला युद्ध है जिसे 10 राग युद्ध कहते हैं। 10 राजाओं का युद्ध, इसी को 10 राग युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। वही बैटल ऑफ 10 किंग्स जिसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत पेपर में पूछा जाता है। ये भरत जन और 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया था। और भरत जन के जो राजा थे वो थे सुदास, और उनके पुरोहित जो चीफ प्रीस्ट और उनके मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे गुरु वशिष्ठ। अपोजिट में जो ग्रुप थे वो 10 राजाओं का संघ लड़ रहा था जिसके पुरोहित और मिलिट्री कमांडर विश्वामित्र हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम है भरत जन की जीत होती है। और यह कहा जाता है कि इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। किस नदी किनारे लड़ा गया भैया? परुष्णी नदी किनारे लड़ा गया था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का जिक्र किया गया है। दूसरा युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध। आप सभी जानते हैं यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, महान नहीं कहूंगा ना, मेरे नजर में वो महान है और मैं इस सोच का आदमी हूं जी। मैं विदेशी आक्रमणकारियों को चाहे वो कुछ भी सही, मैं तो महान कहने वाला हूं नहीं। तो हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया और सिकंदर और राजा पोरस के बीच में सिकंदर की जीत होती है और राजा पोरस की हार होती है। ये वही युद्ध था जिसमें राजा पोरस ने जब सिकंदर ने ये पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बोले इसमें क्या सोचना है, वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि राजा राजा के साथ करता है। कहते हैं कि उस बात से वो खुश हुआ और उनका साम्राज्य वापस दे दिया गया था। अच्छा, द बैटल ऑफ हाइडेस्पीज इज आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ झेलम। इसी को झेलम के युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। अब चूंकि सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका भारत का जो साम्राज्य था वो उसके एक सेनापति के पास आया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उधर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। वो विदेशियों को कैसे बर्दाश्त करता? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में सेल्यूसिड मौर्य युद्ध लड़ा गया। कौन है सेल्यूकस निकेटर? ये सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था। कब की घटना है? 305 बीसी की ये घटना है। परिणाम, चंद्रगुप्त की जीत हुई। काबुल, कांधार, एरियाना और हेरात के क्षेत्र मिले। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हाथी दिए और सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। और साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम मेगास्थनीज था, वो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। बिल्कुल जायज बात। ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और इंडिका नामक ये पुस्तक उस समय पाटलिपुत्र के मेजरमेंट की, भारत के समाज की बहुत अच्छी जानकारी देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो किताब है इंडिका, ये मूल रूप से अब अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है वो युद्ध जिस युद्ध के बारे में सब जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। युद्ध द वॉर ऑफ कलिंगा। मौर्य का महान शासक अशोक वर्सेस कलिंग के शासक पद्मनाभन के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। मेरा पहला सवाल, कलिंग जो है वर्तमान का कौन सा प्रदेश है ना? आज 1 अप्रैल है ना? अब मुझे कमेंट करके बताना 1 अप्रैल को कलिंग से क्या संबंध है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इस वीडियो के अपलोड होते हैं आप मुझे बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग वर्तमान का उड़ीसा का क्षेत्र है। यह युद्ध क्यों लड़ा गया? बहुत वजह बताई जाती हैं। अशोक की महत्वाकांक्षाएं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो पोर्ट तक पहुंचना चाहता था। कलिंग में हाथियों की भरमार थी और मगध सेना हाथियों के बारे में कितना समझती है आप सभी जानते हो। मगध की सेना में हाथियों की एक इंपॉर्टेंस थी, तो वो हाथियों को प्राप्त करना चाहता था। बहरहाल वजह कुछ भी रही हो, कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा और उस समय कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन थे। समय है 261 बीसी। 261 बीसी यानी कि अशोक के गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद, क्योंकि हम बीसी में चल रहे हैं, तो 261 बीसी का जो पहले साल होंगे वो आपको आगे की तरफ जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। उसके 8 वर्ष बाद ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कहां जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध की? मेरे प्यारे साथियों, अशोक का 13वां शिलालेख इस कलिंग के युद्ध का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ब्रॉड से मतलब है जानकारी देता है। परिणाम, अशोक की जीत हुई, लेकिन यह जीत मन की हार में तब्दील हो गई। युद्ध का मैदान जीत लिया गया था लेकिन मन का मैदान अशोक हार गया था। वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा जब कत्लेआम हुआ तो अशोक का मन व्यथित हो गया और उसी व्यथित मन के चलते अशोक ने इस युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया और शुरू की धम्म नीति। धम्म नीति, धम्म का अर्थ वही है जो धर्म का है, धर्म का अर्थ वही है
देखिए चूं तो धर्म के बहुत सारे मायने लगाए जा सकते हैं, जैसे मैं सनातन धर्म से हूं, मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं मुसलमान धर्म से हूं, या मैं ईसाई धर्म से हूं। लेकिन धर्म का एक मायना और भी होता है कि सत्य बोलना आपका धर्म है। कई बार धर्म के मायने कर्तव्य से भी लगाए जाते हैं, ड्यूटीज से भी। तो कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर दिया और धम्म पॉलिसी को, धम्म विक्ट्री को अपनाया, जिसके तहत वो कहता था कि अब मैं लोगों के दिलों पर राज करना चाहता हूं। कहां जानकारी मिलती है ज्यादा? अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि शिलालेखों के माध्यम से जनता से संवाद करने वाला जो राजा है प्राचीन भारत में, वो कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट अशोक है। आइए अगला देखते हैं। एक युद्ध है नर्मदा का युद्ध। मेरे प्यारे साथियों, नर्मदा का युद्ध इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया। आप एक व्यक्ति के बारे में जानते होंगे, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तभी उनका सामना हुआ चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन या पुलाकेशिन एक ही बात है। पुलकेशिन द्वितीय से जब उनका सामना होता है, ये चालुक्य वंश के थे, तो ये सामने में इनका झगड़ा हुआ नर्मदा नदी पर, और इसी नर्मदा नदी पर राजा पुलकेशिन ने सम्राट हर्षवर्धन को हरा दिया। और कहा जाता है, ये सभी सवाल एसएससी के पूछे हुए, पूरा जितना भी मैंने कि यहाँ पर जो डाटा लिखा है, ये डाटा मैनी टाइम आस्किंग है, ये बार बार पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन डाटा मैंने सारा वो कंप्राइज कर दिया कि सारा डाटा पूछा गया है। इस युद्ध में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया। कहीं कहीं तारीख 618, कहीं 619 लिखी मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, सम्राट हर्षवर्धन की हार होती है और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद सम्राट हर्षवर्धन का जो साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करने का इरादा था वो रुक गया और पुलकेशिन द्वितीय ने महेश्वर की उपाधि ली है। मेरे दो सवाल, में एक सवाल तो मैंने आपसे पहले पूछा है कि आप कमेंट में पिन कीजिएगा, मेरा एक और सवाल है, मुझे कमेंट करके बताना है कि राजा पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था। मैं और हिंट दे देता हूं, उसने ऐहोल अभिलेख की रचना की है। मैं इन सभी क्वेश्चंस के आपसे आंसर चाहता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही सेशंस आपको लाते रहेंगे और नो डाउट ये जितना भी डाटा है ना भैया, ये सारा का सारा डाटा किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है, उसी डाटा को मेंशन किया गया है जो डाटा आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।